गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पांस डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसी में कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ट्रांसफर फंक्शन and we can find out the pole of this given transfer function, right? By putting the denominator equal to 0, तो हमने इसका पोल निकाल लिया, पोल will be at this position। और अगर हम इसको s डोमेन में प्लॉट करें, so we'll have this imaginary axis and we have this real axis, so -1/t will be somewhere here, right? तो हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हमारा टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा रिस्पांस क्या होगा, फास्टर होता जाएगा, राइट? ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम रिस्पांस बढ़ता है, हमारा जो है सिस्टम का रिस्पांस है वो फास्टर होता जाता है, राइट? अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, दिस पोल विल मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। तो पोल पोजीशन से भी बता सकते हैं कि विच सिस्टम विल बी फास्टर। सो सपोज दिस इज सम सिस्टम which has this time constant, right? And we have another pole, another system having this pole, red pole, राइट? जो रेड कलर से वो सिस्टम 2 है और जो ब्लू कलर से वो सिस्टम 1 है। तो हम पोल से भी बता सकते हैं कि विच सिस्टम विल बी फास्टर, राइट? सो T1 is faster than T2, faster than T2, ओके? हम यहाँ से भी बता सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं कि जिस सिस्टम का पोल मोर टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, उसके लिए हमारा रिस्पांस फास्टर होगा, ठीक है? तो एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। दूसरा ये कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टेडी स्टेट एरर सॉल्व कर रहे थे। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए मैंने आपको पहले एक बार बताया भी था कि यहाँ पर हम लोग देखिए स्टेडी स्टेट एरर सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ये हमने स्टेडी स्टेट एरर डिस्कस किया था। तो स्टेडी स्टेट एरर एक मेथड तो ये था कि हम उसको टाइम डोमेन में चेंज करते और उसके बाद उसमें लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी et लगाते, राइट? दूसरा ये था कि इसी एनालिसिस को हम s डोमेन में कंडक्ट करते। और तीसरा मेथड ये है कि हम ये वाली रिलेशनशिप दैट ES बाई RS, ये मैंने आपको कहा भी था कि हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ES बाई RS इज इक्वल टू 1/1 प्लस GH, ओके? GSHS, सो आई एम राइटिंग जस्ट GH, राइट? सो यहाँ से भी हम ES निकाल सकते हैं। ES इज इक्वल टू RS इंटू 1/1 प्लस GH, राइट? और यहाँ पर हम सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो RS इज इन, आई थिंक इन दिस एग्जाम्पल RS इज 1/s², राइट? तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/s² and this 1/1 plus GS was, I think G was ST, right? 1/1 plus 1/ST, right? ऐसा है। So this will come out to be 1/s²। H is 1, तो G की जगह 1/ ये रख देंगे। So this will come out to be ST plus 1 into ST। और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/s इंटू T/ST प्लस 1, राइट? लिमिट लगा देंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SES, राइट? तो S कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी T/ST प्लस 1, सो दिस विल कम आउट टू बी कैपिटल T, राइट? सो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अगेन इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव 3 मेथड्स एक्चुअली टू सॉल्व स्टेडी स्टेट एरर। आइदर वी कैन ऐसे कर लेंगे, राइट? ET इक्वल टू RT माइनस CT टाइम डोमेन में कर सकते हैं, या इसी एनालिसिस को हम S डोमेन में कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि ES बाई RS इज इक्वल टू 1/1 प्लस GH, राइट? और फिर इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हम निकाल लेंगे, राइट? सो दिस फिनिशेस टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स, राइट? तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स, ठीक है?
तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन के ये देखा था कि ऑर्डर का क्या मतलब होता है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। सो नाउ वी आर, क्योंकि अब हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो है s की पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ s विल बी 2। तो जो जनरल ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, वो कुछ इस तरीके का। और अगर हम यहाँ से नॉर्मल जो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने की एनालिसिस देखी है उसको यूज़ करेंगे, तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन निकल के आएगा वो इस फॉर्म का आएगा, राइट। इसमें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि दिस जीटा एंड ओमेगा एन, इनका क्या मतलब है, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए सिस्टम को अगर हमें एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो इस ट्रांसफ़र फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है, और आपको ये याद रखना है, राइट। And the denominator of this transfer function, that is s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square equal to 0, is called the characteristic equation of the system, of the second order system, right। तो हम ये भी आगे देखेंगे कि क्यों इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। आगे जैसे डिस्कशन होता जाएगा इट विल बी मोर क्लियर कि क्यों इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से सॉल्व होके आएगा दैट s इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। सो दीज आर एक्चुअली टू रूट्स, वन फॉर प्लस एंड वन फॉर माइनस, राइट। और इसी ओमेगा एन अंडर रूट, एक्चुअली दिस इज ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर को हम ओमेगा डी भी कहते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ओमेगा डी एक्चुअली क्या है। तो हम इसको यहाँ से अगर -1 अगर कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ -1 इज जे, राइट। So this can also be, and this is actually omega d, so we can write minus zeta omega n plus minus j omega d, right। तो आपको ये दोनों फॉर्म्स याद रखने हैं कि s1 s2 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी, राइट। सो जैसे कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी डिस्कशन करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए सी के डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज दिस, राइट। सो दिस कैन बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, राइट। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स कि जीटा विल बी ग्रेटर देन 1, right। So in that case poles will be real but will be unequal, right। अगर imaginary part 0 होगा that means कि zeta equal to 1 है, then poles are real and equal, and if zeta square minus 1 is less than 0, that is zeta is less than 1, then poles will be real and complex conjugates, right। तो यहाँ पर देखिए जीटा को हम कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर, ओमेगा इज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा डी इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, और ये नाम क्यों है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जीटा इज कॉल्ड द डैम्पिंग फैक्टर, ओमेगा एन इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा डी इज द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके। सो अब हम देखेंगे कि जीटा की वैल्यू चेंज करने से सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पोल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो फर्स्ट केस लेंगे कि अगर जीटा जो है 0 और 1 के बीच में है, राइट। सो S1 हमने अभी देखा था रूट्स आर S1 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी, राइट। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी टू पोल्स, है ना, दो पोल होंगे, और इनको अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। माइनस जीटा ओमेगा एन ये डिस्टेंस है, राइट, एंड एक पोल ऊपर को होगा तो प्लस जे ओमेगा डी, एंड एक पोल नीचे को होगा सो माइनस जे ओमेगा, राइट। सो दीज टू पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो सिस्टम इज
इन दिस केस सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर जीटा इस रेंज में होगा देन सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड, राइट। सो और क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस इज इफ जीटा इज इक्वल टू 1। तो इस केस में अगर जीटा इक्वल टू 1 है तो इसी फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे, सो जीटा इज इक्वल टू एन, सो S1 एंड S2 विल बी इक्वल टू minus omega n actually, because zeta is equal to n, so this will be minus omega n. Okay, this will be just minus omega n and both poles will lie on the same point, so ये दो क्रॉसेस बना देंगे एक दूसरे के बहुत पास पास, राइट। एंड अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही रूट्स जो है रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, नेगेटिव साइड पे लाई करते हैं, तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे है एंड रिस्पॉन्स इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है हमारा, क्रिटिकली डैम्प्ड रहेगा। देन थर्ड केस इज व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1। अगर जीटा 1 से बड़ा है देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, again there will be this S1 is equal to minus zeta omega n plus omega n under root zeta square minus 1, right, and S2 will be equal to, because zeta is greater than 1, so this part will also be real in nature, okay, क्योंकि जीटा जो है 1 से बड़ा है तो दिस जीटा स्क्वायर माइनस 1 ये 1 से बड़ा हो जाएगा, जीटा का स्क्वायर विल बी मोर देन 1, सो दिस विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन 0, सो जो आपका सेकंड पार्ट है वो भी रियल होगा, तो रियल प्लस रियल विल बी सम रियल नंबर, ओके। सो दोनों पोल्स क्या होंगे, दोनों पोल्स आर ऑन रियल एक्सेस, ठीक है, दोनों पोल्स रियल एक्सेस पे होंगे और अनइक्वल होंगे, राइट। और देखिए ये माइनस जीटा ओमेगा एन ये पॉइंट होगा तो एक पोल इधर होगा और एक पोल इधर होगा, माइनस जीटा ओमेगा एन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। सो पोल्स lie on real axis and response is over damped, ठीक है। देन फोर्थ केस है when zeta is equal to 0, राइट। सो ये हमने पढ़ा है कि s is equal to माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी, सो ओमेगा डी को यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं एंड बिकॉज जीटा इज गिवन एज 0, राइट, सो this part will be 0 minus omega n into zeta, this will be 0 and this will be plus minus j omega n, so under root of 1 is 1, so there will be two poles, right, दोनों पोल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, और क्योंकि इन पोल्स का रियल पार्ट जो है 0 है तो ये कहाँ पर लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे, राइट। सो दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, राइट, j omega and this is your real axis sigma, राइट। तो दोनों पोल्स कहाँ पर हैं, प्लस माइनस ओमेगा एन पे, तो एक पोल यहाँ हो गया एक पोल यहाँ हो गया, तो ये कहाँ लाई कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे, एंड इनके रियल पार्ट्स क्या है, 0 है, एंड ऑफ कोर्स ये इस तरह से लाई कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स एंड रिस्पॉन्स इज अनडैम्प्ड, ठीक है। फिर फिफ्थ केस है कि जीटा अगर 0 और -1 के बीच में है, S1 S2 की क्या वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1, राइट, यही होते हैं, ठीक है ना। तो जीटा क्या है, जीटा इज नेगेटिव इन नेचर, तो ये जीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स जीटा क्या है, 0 और 1 के बीच में है, सो दिस विल बी लेस देन 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 0.8 है तो दिस इज -0.8, एक्चुअली जीटा इज बिटवीन 0 एंड -1 ना, तो -0.8 है, इसका स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी लेस देन 1, है ना, और ये माइनस करेंगे तो दिस विल बी इमेजिनरी इन नेचर, राइट, इमेजिनरी होगा। तो पोल्स कैसे होंगे कि कुछ रियल पार्ट होगा एंड कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा, तो पोल्स कुछ इस तरीके से, और क्योंकि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है तो ये कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, ये इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड है और ये इमेजिनरी एक्सिस के
लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। सो इमेजिनरी एक्सिस के राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे एंड सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे सिस्टम अनस्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। सिक्स्थ केस है कि जीटा अगर -1 के बराबर है, राइट। तो जीटा अगर -1 के बराबर है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर -1 रख देंगे, दिस पार्ट विल बिकम 0 एंड यहाँ पर -1 रख देंगे तो ये ओमेगा एन आ जाएगा, राइट। ओमेगा एन आ जाएगा तो दोनों रूट्स ओमेगा एन पे लाई करेंगे एंड अगेन सिस्टम इज अनस्टेबल, पोल्स आर इन राइट हाफ ऑफ द प्लेन। एंड सेवेंथ केस इज when zeta is means less than -1। तो इस केस में क्या होगा, अगेन इसमें रखेंगे तो रियल पार्ट आएगा कुछ एंड यहाँ पर क्योंकि जीटा 1 से बड़ा हो जाएगा, सपोज -2 है, ठीक है, सपोज -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 4, दिस विल बी रियल पार्ट, राइट। तो दोनों मिल के जो है दिस इज रियल, ये तो रियल ही रहेगा, प्लस माइनस रियल पार्ट हो जाएगा, सो इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, राइट। तो दोनों पोल्स कहाँ होंगे, रियल एक्सिस पे ही लाई करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड आएगा। सो पोल्स आर इन राइट हाफ प्लेन एंड सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट। तो अब ये जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है इसको हम इस तरह से एक सर्कल में दिखा सकते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कि अगर जीटा जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो पोल्स क्या होंगे, पोल्स का रियल पार्ट नेगेटिव होगा और पोल्स जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो एक पोल यहाँ पर होगा, राइट, और उसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल इधर होगा। सो पोल विल बी ऑफ द फॉर्म a प्लस माइनस a प्लस माइनस JB, ठीक है। फर्स्ट केस में इस तरह का पोल होगा। अगेन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से S1 S2 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन, राइट, प्लस माइनस जे ओमेगा डी होता है, राइट। तो अगर इस पोल की बात करें तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी जीटा ओमेगा एन, राइट, एंड ये डिस्टेंस क्या होगी ओमेगा डी, तो ये ओमेगा डी लिखा हुआ है, राइट। तो इसका अगर हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, दिस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू ओमेगा डी, दिस परपेंडिकुलर इज ओमेगा डी, राइट। तो हम ये इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू ओमेगा एन एंड हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, दिस एंगल थीटा विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीटा, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। इसका बेस हमको पता है, इट इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन, इसकी हमें हाइट पता है, इट इज इक्वल टू ओमेगा डी। तो हम बाकी हाइपोटेन्यूज सॉल्व कर सकते हैं, हम इसका एंगल सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस इज योर एंगल, राइट। फिर हमने सेकेंड केस पढ़ा था व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस केस में हमारा पोल किस फॉर्म, हमारे रूट्स किस फॉर्म के होंगे, S1 S2 दोनों विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा एन, राइट। तो पोल्स नेगेटिव हाफ में होंगे, लेफ्ट हाफ साइड में होंगे, दिस इज योर left hand side of the S plane and this is your right hand side of the S plane. So poles will be in the left half, दोनों पोल एक ही पॉइंट पे होंगे, तो ये दोनों पोल एक ही पॉइंट पे होंगे। किस फॉर्म का होगा, जैसे माइनस ए, ठीक है, S1 S2 विल बी इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। फिर थर्ड हमने क्या पढ़ा था, थर्ड केस में जीटा विल बी ग्रेटर देन 1, ये गलत लिख दिया, सॉरी। So this will be zeta greater than 1, right? Then fourth case था zeta equal to 0 है, तो zeta equal to 0 है तो ये यहाँ पर आएंगे, रूट्स कैसे आ रहे थे, रूट्स आ रहे थे प्लस माइनस JB फॉर्म के, ठीक है। तो एक रूट यहाँ होगा, एक रूट यहाँ होगा, राइट। ये फोर्थ केस पढ़ा था हमने। फिर फिफ्थ केस हमने पढ़ा, अगर जीटा जो है 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में, राइट। तो तब हमने पढ़ा था कि S1 S2 किस फॉर्म के होंगे, S1 S2 विल बी ऑफ द फॉर्म A प्लस माइनस JB। तो अब रूट्स कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, तो फिफ्थ साइड पे रूट्स ऐसे आ जाएंगे, यहाँ कहीं लाई करेंगे, राइट। ये फिफ्थ था। फिर सिक्स्थ हमने केस पढ़ा था कि अगर जीटा इक्वल टू -1 है, तो -1 के केस में रूट्स कैसे आ रहे थे, S1 S2 आपका फॉर्म आ रहा था
ओमेगा एन, राइट। तो यहाँ पर लाई करेंगे दोनों रूट्स बहुत पास एक दूसरे के, और लेकिन राइट हैंड साइड होंगे, राइट हाफ ऑफ द प्लेन में होंगे, तो सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। और फिर हमने 7th केस पढ़ा था, अगर जीटा जो है -1 से भी और भी छोटा है, तो फिर रूट्स किस फॉर्म के आ रहे थे, रूट्स आ रहे थे a + - b फॉर्म के 7th केस में, है ना, इस फॉर्म के आ रहे थे। तो दोनों रूट्स यहाँ कहीं लाई कर रहे होंगे ऐसे, राइट। तो इस केस में भी जब भी रूट्स जो है राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन होंगे तो वो अनस्टेबल होंगे। तो अब ये तो हो गई रूट्स की पोजीशन। अब इस रूट्स की पोजीशन के हिसाब से अगर हम सिस्टम की बिहेवियर की बात करें तो हमें ये पता है कि अगर रूट्स, अभी हमने देखा था कि अगर रूट इस पॉइंट पे लाई करेंगे सिस्टम विल बी अनडैम्ड इन नेचर, ठीक है। अगर रूट्स इस रीजन में लाई करेंगे, इस रीजन में लाई करने का मतलब है अगर वो यहाँ पर होगा तो इसका मतलब कि उसका पार्टनर यहाँ पर होगा, राइट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमेशा होगा। तो अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये रीजन भी कवर हो गया है, राइट। तो ये जो है अगर यहाँ पर इस एरिया में रूट्स लाई करते हैं तो यहाँ उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्टनर इस एरिया में होगा, तो देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ओके। यहाँ पर अनडैम्प्ड रहेगा, यहाँ पर जीटा की वैल्यू क्या होगी, जीटा विल बी इक्वल टू 0। तो अनडैम्प्ड अगर सिस्टम है तो जीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो जीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1 के बीच में, राइट। फिर यहाँ पर अगर रूट्स हैं तो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड एंड जीटा विल बी इक्वल टू 1, राइट। तब सिस्टम क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अभी हमने देखा था, and zeta is equal to 1, right? And if zeta is greater than 1 then system is called overdamped, और तब रूट्स कहाँ लाई करेंगे, आपके रियल एक्सेस पे, राइट। तो ये याद रखना है कि यहाँ पर जब जीटा इक्वल टू 0 है तो सिस्टम अनडैम्प्ड है, और फिर ये बाकी डिस्कशन। एंड वेन एवर इधर की बात करेंगे तो सिस्टम इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेन, एस प्लेन, राइट हाफ प्लेन में सिस्टम इज ऑलवेज अनस्टेबल, ठीक है। इस वैल्यू के अलावा जीटा जब भी जो है 0 से कम होगा सिस्टम इज ऑलवेज अनस्टेबल, ठीक है, पूरे एरिया में 0। तो जीटा की वैल्यू अगर 0 से कम है तो सिस्टम हमेशा ही अनस्टेबल इन नेचर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राइट हैंड साइड में जीटा की वैल्यू हमेशा 0 से कम होती है। तो अब जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डिस्कस किया था, अब हम जो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को भी एक टेस्ट इनपुट देंगे। तो हमने जैसे वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को एक स्टेप इनपुट दिया था, यहाँ पर भी हम एक स्टेप इनपुट दे रहे हैं टू दी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, राइट। तो CS/RS विल बी, ये हम पढ़ चुके हैं, CS/RS इज इक्वल टू ω(n²) अपॉन S² प्लस 2 जीटा ω(n)s S प्लस ω(n²), राइट। तो RS को इधर ले जाएंगे तो दिस विल बी इंटू 1/s, राइट। हम जो है S² प्लस 2 जीटा ω(n)s प्लस ω(n²) को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, S प्लस जीटा ω(n) का होल स्क्वायर प्लस ω(n²) इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर लें। और अगर इसका, इस टर्म का हम पार्शियल फ्रैक्शन करें तो इट विल बी लाइक दिस, ओके। और हमने जहाँ पर कि दिस ω(n²) 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज एक्चुअली ω(d), ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/s माइनस 2 प्लस s जीटा ω(n), राइट। सो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने और ब्रेक कर लिया, वी कैन राइट इट लाइक दिस 1/s माइनस s। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस विल, जब हम इन्वर्स लेंगे तो ये स्टैंडर्ड इन्वर्स फॉर्म्स होंगे, राइट। तो हमने ये जो s प्लस 2 जीटा ω(n)s है इसको ही दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। सो दिस इज s प्लस जीटा ω(n), एक जीटा ω(n) यहाँ आ गया, राइट, एक जीटा ω(n) बचा है तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ओके। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ω(d) से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 हो जाएगा, राइट। एंड
दिस इज, अगर हम इसको देखें तो ये, अगर आप यहाँ पर देखें तो s की जगह पे क्या रखा गया है, s प्लस जीटा ओमेगा एन, राइट, ये रखा गया ना। तो ये कौन सा फॉर्म है, s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कॉस ओमेगा डी टी। लेकिन यहाँ पर क्या है, s की जगह क्या रखा हुआ है, s प्लस जीटा ओमेगा एन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा। इसी तरह दिस इज कांस्टेंट, तो ये बाहर ऐसे ही रहने देंगे, राइट। अगर इसको देखें तो दिस इज ओमेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है कि इट इज साइन ओमेगा डी टी, साइन ओमेगा एन टी। तो यहाँ पर क्योंकि ये ओमेगा डी है तो दिस विल बिकम साइन ओमेगा डी टी। लेकिन यहाँ पर s की जगह क्या है, s प्लस जीटा ओमेगा एन। तो अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो जब हमने इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया तो ये इस तरह का दिखेगा। अब हम इसमें से e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉन्स्टेंट बाहर ले लें, राइट। और ओमेगा टी की जगह हम रखते हैं अंडर रूट वन माइनस ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर कॉमन था तो वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो टर्म नहीं है। सो अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा डी टी माइनस जीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी हो जाएगा, राइट। अब ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो अगर बेस जीटा है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो उसका परपेंडिकुलर अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर की जगह साइन फाई यूज कर सकते हैं और जीटा की जगह हम कॉस फाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल के हिसाब से वी कैन रिप्लेस अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर एज साइन फाई एंड जीटा एज कॉस फाई। तो हमने ये रिप्लेस कर दिया, राइट। एंड दिस इज एक्चुअली दिस विल बी प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, दिस विल बी प्लस एक्चुअली क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है ना, सो दिस होल टर्म विल बी इन प्लस, ओके। तो ये पूरा प्लस रहेगा, सो दिस विल बी। तो फाइनली अगर हम सी टी की बात करें, दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, सी टी इज इक्वल टू, फाइनली अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया है जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए निकाला था। सो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, वेयर ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर एंड फाई can be solved as tan inverse of under root 1 minus zeta square upon zeta, ठीक है, from this triangle। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देन फिर हमने क्या किया था, वहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर निकाला था, तो यहाँ पर भी स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। वी हैव, जो कि हमें पता है, इज इक्वल टू आर टी माइनस सी टी। तो हम यहाँ पर आर टी इज 1, सी टी इज दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस समथिंग, राइट, 1 माइनस समथिंग। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही बचेगा। तो अगर हम इस पे लिमिट टी टेंड, अगर हमें सारी वैल्यूज़ पता है और हम लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमें स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा। हम यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन। यहाँ पे सारे ही टर्म्स, जो जैसे ये टर्म है, ये टर्म है, सब जो है zeta which is zeta is damping factor and omega is undamped natural frequency, तो जो भी टर्म्स हैं वो सब इन वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ESS स्टेडी स्टेट एरर सॉल्व नहीं करेंगे। तो अभी हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि CT indicates that for values of zeta less than 1 the response decays exponentially with oscillations having a frequency omega n under root 1 minus zeta square and the time constant of exponential decay is 1 upon zeta omega। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा CT है, अगर आप CT को देखें तो CT क्या है, एक साइन फंक्शन है, राइट। एक साइन फंक्शन है जो कि टाइम के साथ क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी टाइम के साथ, ये कम होती जाएगी। तो ये एक्चुअली वैल्यू कम होती जाएगी। तो मतलब शुरू में ये साइन फंक्शन की दिखाई देगा,
और फाइनली 1 पे जाकर सेटल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, राइट। स्टार्टिंग इनिशियली स्टार्ट करेगा और ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा एंड फाइनली कहीं कुछ टाइम बाद जाकर 1 पर सेटल हो जाएगा। अब ये जो तो क्या होगा, साइन फंक्शन जैसा दिख रहा है लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। तो ये जो कम होने का एनवलप है, दिस एनवलप जीटा ओमेगा एन, एंड दैट्स व्हाई दिस जीटा इज कॉल्ड द डैम्पिंग रेशियो, राइट। क्योंकि जैसे जैसे जीटा चेंज होगा इसका डैम्प करने का मतलब इसको कंप्रेस करने का जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। ये कितनी तेजी से ये कंप्रेस होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन जीटा, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जितना ज़्यादा जीटा होगा ये उतना तेजी से डैम्प होता जाएगा, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीटा इज एक्चुअली द डैम्पिंग रेशियो, कि कितना ज़्यादा ये डैम्प आउट होगा, कितनी तेजी से ये ऑसिलेशंस डैम्प आउट होंगे, राइट। और क्योंकि ये एक साइन फंक्शन है, राइट, ये एक साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन जो है हमारा ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो क्या है, आप इस टर्म को अगर गौर से देखें तो साइन फंक्शन के अंदर क्या है, साइन फंक्शन के अंदर एक्चुअली है ओमेगा एन, दिस इज ओमेगा डी, राइट, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो क्या होगा कि ये जो है कुछ डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, राइट। नेचुरल जो उसका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उससे नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जो है ओमेगा एन को कहते हैं नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ओमेगा डी को हम कहते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और ओमेगा हमारी क्या है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर कोई डैम्पिंग फैक्टर नहीं होता तो सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता उसको ओमेगा एन कहते हैं। अगर डैम्पिंग फैक्टर है तो कोई चेंज फ्रीक्वेंसी से सिस्टम क्योंकि ऑसिलेट करेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, ओमेगा डी, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर जीटा हमारा 0 और 1 के बीच में है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, अंडर डैम्प्ड सिस्टम कह रहे हैं, और ये अभी हमने सॉल्व किया, राइट। अब मान लीजिए अगर जीटा 1 के बराबर होता, ठीक है, अगर जीटा 1 के बराबर होता तो हमारे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि सी एस अभी हमने देखा इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं सी एस, तो अगर हम इसमें जीटा इक्वल टू 1 रख दें, अगर हम इसमें जीटा इक्वल टू 1 रख दें, सो दिस विल बी 2s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट। अगर जीटा इक्वल टू 1 है तो हमने कहा था कि वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि सी एस क्या है, सी एस इज इक्वल टू, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसमें अगर हम जीटा इक्वल टू 1 रख दें तो जीटा इक्वल टू अगर 1 रख देंगे तो ओमेगा डी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, दिस विल बी s प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 2 ओमेगा एन प्लस s, ठीक है। और इसका अगर हम पार्शियल इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन करें तो ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर हम इसका अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो दिस विल बी 1 बाई एस माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, एंड दिस is omega n into 1 by s square where s is replaced by s plus ओमेगा एन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, s प्लस ओमेगा एन, यानी कि हम t को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ओमेगा एन t से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो ये आ जाएगा और इनटू ओमेगा एन कर दें तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो है इन्वर्स अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस फंक्शन का तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे दिस टर्म विल मिनिमाइज डिमिनिश, राइट। और इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई जब भी हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड फंक्शन होगा तो उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जबकि हमारा अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम था तो आप देख रहे थे कि सिस्टम में कुछ ऑसिलेशंस हो रहे थे, फिर वो फाइनली जाकर सेटल हो रहा था। लेकिन अगर हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी ऑसिलेशंस नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट।
क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में कोई भी ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं, और उसका रीज़न भी ये है, जो रिस्पॉन्स आया है वो कुछ डिफरेंट है। ओके, फिर अगर हम देखें, अगर हम जीटा ग्रेटर देन 1 है तो सेम एनालिसिस है, राइट, सेम एनालिसिस है, बस इसमें क्या होगा कि ये और तेजी से 1 की तरफ जाएगा। तो क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड सिस्टम का ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स होता है। फिर फोर्थ केस है, अगर जीटा जो है हमारा, अगर जीटा हमारा इक्वल टू 0 है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, सो दिस विल बी 1/s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस दिस टर्म, राइट। और इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो इट विल बी ct इंटू 1 माइनस ct विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। और इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस है, ठीक है। तो इसमें इस सिस्टम में कभी भी ऑसिलेशंस ख़त्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये टर्म कभी, इसमें e टू द पावर माइनस टी वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो कॉस हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, और 1 में कभी ऐड होगा कभी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 1 के अराउंड ऑसिलेट करता रहेगा, तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन सिस्टम में रहेंगे, तो इसलिए अनडैम्प्ड कह रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेशन कभी डैम्प आउट ही नहीं होंगे, ठीक। देन अगर जीटा जो है 0 और -1 के बीच में होगा तो नेगेटिव डैम्पिंग है, राइट, क्या -2s + 4 कहते हैं, राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट b, या उसका b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। इस फॉर्म का लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इन जनरल कह देते हैं कि यहाँ पर जो भी टर्म बनेगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले लें तो ये इस फॉर्म का आ जाएगा, राइट। और अगर अब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो 1/s का 1 बचेगा, दिस इज cos bt, दिस इज cos bt shifted with some a, तो ठीक है ना, दिस इज एक्चुअली s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। इसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो दिस विल बी cos bt, लेकिन यहाँ s किससे रिप्लेस्ड है, s इज रिप्लेस्ड विथ at, so this will be e to the power at into, so this will be 1/s into ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो ये इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए। इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, सो अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दिस इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos bt हो गया, एंड बिकॉज s माइनस a यूज किया है तो दिस विल बी e टू द पावर at, ओके। इसी तरह अगर इसका लेंगे तो दिस विल बी e टू द पावर 80 साइन bt, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस है, और टाइम के साथ ये जो टर्म है ये बढ़ती जाएंगी, तो कुल मिला के ये जो ct की वैल्यू है ये टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी। एंड ऑफ कोर्स 1 में कॉस और साइन दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऑसिलेटरी होगा, और टाइम के साथ ये जो है बढ़ता चला जाएगा, राइट। सो आपने स्टेप इनपुट दिया था, स्टेप इनपुट के लिए, राइट, रिमेंबर ना, हमने ये सारी एनालिसिस किसके लिए कर रहे हैं, स्टेप इनपुट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो है टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, तो जबकि हम क्या चाहते हैं कि वो स्टेप पे जाकर सेटल हो जाए, है ना, इनपुट के बराबर। तो इन दिस केस सिस्टम इज अनस्टेबल, आपने इनपुट उसको दिया था 1 और वो इनफाइनाइटली जाकर बढ़ता चला जाएगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, सीटा अगर इक्वल टू -1 है, तो इस केस में CS विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है ना, पार्शियली फ्रैक्शनड इनटू दीज टर्म्स। और फिर हम अगर इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो ये इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। और इसको आप देखिए, अगेन ये एक्सपोनेंशियल टर्म है जो कि टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, ठीक है, एंड दिस टर्म विल ऑल्सो राइज विद टाइम, एंड ऑफ कोर्स 1 में ऐड कर रहे हैं तो ये इस तरह का कुछ कर्व आएगा। सो अगेन आपने स्टेप इनपुट दिया था, लेकिन आपका आउटपुट जो है इनफाइनाइटली राइज करता जा रहा है टाइम के साथ, तो दैट मीन्स अगेन अगर जीटा इक्वल टू 1 है तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। इट इज़, आपका जो रिस्पॉन्स है वो कहीं भी जाकर सेटल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो अगेन सिस्टम विल बी अनस्टेबल।
सेवेंथ केस देखते हैं, अगर जीटा जो है -1 से और भी कम है तो नेगेटिव डैम्पिंग है। अगेन हम सी एस जो है उस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन जनरल टर्म्स अगर लिखेंगे तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। अगेन अगर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है, तो दिस विल बी ए बाई एस प्लस बी अपॉन एस माइनस ए प्लस सी अपॉन एस माइनस बी, इस फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम अगेन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी ई, इस फॉर्म का होगा ए प्लस बी इंटू ई टू द पावर ए टी प्लस सी इंटू ई टू द पावर बी टी। तो अगेन इसको प्लॉट करेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज टी, दिस इज सी टी। अगेन देर इज अ शार्प राइज इन दी रिस्पॉन्स एंड वेर एज हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट 1 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं भी टाइम के साथ जाकर सेटल डाउन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अगेन दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। तो हमने जो पीछे देखा था कि जीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड है या अंडर डैम्ड है या ओवर डैम्ड है या अनस्टेबल है, तो वो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं वो हम इस एनालिसिस से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फाइनली कि डेफिनेशंस क्या है। तो दी अभी जीटा और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिस्कशन रह गया। सो द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डैम्पिंग टू क्रिटिकल डैम्पिंग इज कॉल्ड द डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल डैम्पिंग है दैट इज जीटा इंटू ओमेगा एन, और क्रिटिकल डैम्पिंग हमारी क्या है, ओमेगा एन, जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं है। तो क्रिटिकली डैम्प पे जीटा की वैल्यू 1 है तो ओमेगा एन, और एक्चुअल डैम्पिंग हमारी क्या है, जीटा इंटू ओमेगा एन। तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। और अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, तो अब ये आप देख ही चुके हैं कि हमने देखा कि सारी जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशंस ऑफ द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर, है ना। सब किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, या और हमारे रूट्स किस पे लाई कर रहे हैं, हमारे रूट्स लाई कर रहे हैं जीटा की वैल्यू पे, है ना, प्लस माइनस जे ओमेगा डी। एंड ये ओमेगा डी भी फंक्शन ऑफ जीटा है और ये भी फंक्शन ऑफ जीटा है, राइट। तो हमारी एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करती है, जीटा और ओमेगा एन पे। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जीटा की क्या वैल्यू होगी, इस पे हमारे रूट्स डिपेंड करेंगे, और रूट्स के पे डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम का कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा है, राइट, स्टेबल है या अनस्टेबल है या क्रिटिकली डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स है। तो जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन पे। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। इसी से हम बता रहे हैं कि सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि रूट्स हमारे क्या होंगे, इस तरह के होंगे S1 S2, राइट, ये रूट्स हैं हमारे। तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो रूट्स का जो रियल पार्ट है दैट इज एक्चुअल डैम्पिंग, अभी हमने देखा रूट्स का जो रियल पार्ट है दैट इज एक्चुअल डैम्पिंग, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।